स्वागत है आप सभी का मेट्रो संगम में। मैं हूं आलोक सिंह। पटना ब्लास्ट के आरोपी हैदर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली और मुंबई पर बड़े आतंकी हमले का खतरा है। एनआईए ने गृह मंत्रालय को बताया है कि आतंकियों का स्लीपर सेल मुंबई के कई अहम ठिकानों पर रेकी कर चुका है। एनआईए के मुताबिक आतंकी दिल्ली में भी लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और आनंद विहार बस अड्डे समेत कई जगहों की रेकी कर चुके हैं। एनआईए के अलर्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आतंकी हमले हो सकते हैं। इस संभावित खतरे की आशंका ने देश की खुफिया एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। दहशतगर्दों के निशान पर दिल्ली और मुंबई के कई ठिकाने। जी हां, एनआईए ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर आतंकवादी हमले की चेतावनी दी है और ताकीद की है कि पहले की तरह सुरक्षा में बरती गई लापरवाहियों से सीख लेते हुए दहशतगर्दों की गतिविधि पर विशेष नजर रखी जाए। दिल्ली मुंबई में अलर्ट। देश के महानगरों को दहलाने के साजिश का पर्दाफाश बोधगया और पटना धमाकों की जांच कर रही एनआईए की टीम ने की है। एनआईए की माने तो हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकवादियों ने साल 2013 में महाराष्ट्र और दिल्ली के विभिन्न जगहों की रेकी की है। दरअसल दहशतगर्दों की इस नापाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब पटना में मोदी की रैली के दौरान किए गए सीरियल धमाकों की जांच करते हुए एनआईए की टीम ने झारखंड में एक्टिव आईएम के स्लीपर सेल पर शिकंजा कसा। 21 मई 2014 को रांची से गिरफ्तार आईएम के हैंडर हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत नुमान, तौफीक, मुजिबुल्लाह को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बोधगया और पटना के धमाकों की प्लानिंग करने के दौरान आईएम के आतंकियों ने दिल्ली के लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और आनंद विहार के बस टर्मिनल सहित कई इलाकों की रेकी की है। आतंकियों ने मुंबई के कई ठिकानों की रेकी किए जाने की बात भी कबूल की है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि तब दिल्ली और मुंबई में खास चौकसी होने की वजह से उन्होंने पटना में धमाकों के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की। एनआईए को आशंका है कि आतंकी ब्लैक ब्यूटी के इशारे पर महानगरों को टारगेट करने की फिराक में है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएम के गुर्गे अभी तक देश के विभिन्न इलाकों में छिपे हुए हैं। फिलहाल एनआईए और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां आईएम के लोकल मॉड्यूल्स के साथ साथ आईएम के नेटवर्क पर शिकंजा कसने में जुटी हैं। साथ ही एनआईए की ताजा चेतावनी के बाद दिल्ली और मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी संवेदनशील जगहों के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को भी सीसीटीवी सर्विलांस पर रखा गया है। संदेश की हर सूरत में जनता से भी अपील की गई है कि दहशतगर्दों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनआईए की ओर से जारी चेतावनी के मद्देनजर गृह मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जिन जगहों पर खतरा सबसे ज्यादा है वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। एनआईए ने दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर को लेटर लिखकर इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में इस चेतावनी के बाद बड़े स्तर पर सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में लोटस टेम्पल और जो दिल्ली का बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कुतुब मीनार है, यहाँ पर आतंकी कोई बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। दरअसल करीब 5 से 6 महीने पहले कुछ कॉल रिकॉर्ड पर थे और सर्विलांस के जरिए एनआईए को इस बात की जानकारी मिली कि इंडियन मुजाहिदीन और भी कई ऐसे संगठन हैं वो दिल्ली और महाराष्ट्र के कई इलाकों को अपने टारगेट में ले सकते हैं। तो जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उन्होंने दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जहां जहां भी धमाके होने की आशंका है वहां पर सादी वर्दी में पुलिस वालों की व्यवस्था की गई है। जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसको सतर्क कर दिया गया है। आईबी पूरी तरह से अलर्ट पर है और जितने भी होटल्स हैं या धर्मशालाएं दिल्ली में हैं वहां पर स्पेशल सेल को सतर्क कर दिया गया है ताकि जो भी दूर दराज से आने वाले लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति उनको दिखता है कि वो जो संदिग्ध रूप से यहाँ पर रह रहा है उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, क्योंकि एनआईए की इस चेतावनी को दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी हल्के लेने की मूड में नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन अरविंद शाक्य के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। आज हम आपको 2 महानगरों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो बिल्कुल जुदा है। एक शहर में रैली के चलते रास्ता रोक दिया गया तो मरीज की परेशानी बढ़ गई और एक शहर में ट्रैफिक रोका गया तो एक इंसान को जिंदगी मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि जिन शहरों को इलाज के लिए बेहतर माना जाता है वहां आज भी एम्बुलेंस को अस्पताल तक जल्द पहुंचने के लिए रास्ता क्यों नहीं मिलता। तस्वीर नंबर 1,
दिल्ली में रैली के दौरान ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस। तस्वीर नंबर 2, चेन्नई में एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ट्रैफिक रोका गया। तस्वीर नंबर 3, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान प्लेयर्स और वीवीआईपी के लिए बनाई गई लेन। ये 3 तस्वीरें दिखाने का मकसद हम आपको बताएंगे। पहले जरा इन तीनों तस्वीरों की तस्दीक कर लेते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के NH-24 हाईवे की हैं, जहां कांग्रेस की रैली के दौरान एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। इस दौरान मरीज की जान हलक में अटकी रही और करीब 1 घंटे बाद मरीज अस्पताल पहुंचा। ये तस्वीरें चेन्नई की हैं, जहां दिल्ली के उलट मिसाल देखने को मिली, जहां एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया। एम्बुलेंस हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक दिल को अस्पताल पहुंचाने के मिशन पर निकली थी। इस काम को अंजाम देने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों और ट्रैफिक पुलिस ने गजब का तालमेल दिखाया और चेन्नई के लोगों ने अपनी दरियादिली साबित की। करीब 11 किलोमीटर का सफर महज 13 मिनट में एम्बुलेंस ने पूरा कर लिया। दरअसल मुंबई की रहने वाली 21 साल की लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था और दिल चेन्नई की सरकारी अस्पताल में दम तोड़ चुके एक 27 साल के लड़के का था। बिना खून की सप्लाई के एक दिल 4 घंटे तक ही सही सलामत रह सकता है। ऐसे में एम्बुलेंस का वक्त पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी था। लेकिन खुशी की बात यह है कि दिल के ट्रांसप्लांट का एक केस भी सफल रहा। ऐसे में आम आदमी की जान बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर्स और चेन्नई के लोगों ने जो मिसाल कायम की वो वाकई काबिले तारीफ है। ये तस्वीरें प्लेयर्स और वीवीआईपी के लिए बनाई गई अलग लेन की है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली की सड़क पर बनाई गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब प्लेयर्स और वीवीआईपी लोगों के लिए अलग लेन बनाई जा सकती है, तो क्या मरीजों के लिए इमरजेंसी लेन नहीं बनाई जा सकती? अगर प्रशासन चाहे तो इसके लिए अहम सड़कों पर इमरजेंसी लेन बनाई जाए, जिससे एम्बुलेंस बिना जाम में फंसे जल्दी अस्पताल तक पहुंच सके। एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर चालान काटा जाए। इमरजेंसी के दौरान अस्पताल प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करें और अस्पताल की लोकेशन के लिए साइन बोर्ड लगाए जाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के हर शख्स की जान कीमती है। मुसीबत के वक्त में हर भारतीय तक आपातकालीन सुविधाएं पहुंचानी हो, तभी देश में अच्छे दिन आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर चोरी के एक ऐसे मामले की जिसके तफ्तीश ने देश की लाल फीताशाही को एक बार फिर जगजाहिर कर दिया है। यूपी के वरिष्ठ मंत्री आजम खां की भैंसों की चोरी वाला मामला आपको याद ही होगा, जब यूपी पुलिस ने भैंसों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। अब उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली में, जहां एक राज्यसभा सांसद के घर से 2 कटहल चोरी हुए और दिल्ली पुलिस ने फौरन न सिर्फ FIR दर्ज की बल्कि कटहल चोर ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम भी बना दी। राज्यसभा सांसद के इस बंगले में लगे ये पेड़ कितने रसूखदार हैं और इनका कद दिल्ली के आम आदमी से कितना ऊंचा, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पेड़ से 2 कटहल क्या गायब हुए। दिल्ली पुलिस का पूरा महकमा इसकी जांच में जुट गया। दिल्ली पुलिस ने फौरन न सिर्फ FIR दर्ज की बल्कि कटहल चोर को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। सिर्फ रसूखदारों की है पुलिस, आम आदमी की फिक्र नहीं। सांसद के कटहल को ढूंढने के लिए स्पेशल टीम। जैसे ही पुलिस को राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद के बंगले से 2 कटहल चोरी की खबर मिली, फौरन दिल्ली पुलिस के अधिकारी 4 तुगलक लेन स्थित सांसद महेंद्र प्रसाद के बंगले पर मुआयना करने पहुंच गए। FIR दर्ज की गई और आनन फानन में एक स्पेशल टीम का गठन हुआ, जिसमें फिंगरप्रिंट ब्यूरो और क्राइम ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल किए गए। बगीचे में फुटप्रिंट लिए गए और सांसद के बंगले की CCTV जांच शुरू हो गई। आपको याद होगा, इससे पहले SP के नेता आजम खान की भैंसें उनके घर से गायब हो गई थी। पूरी यूपी पुलिस उन्हें ढूंढने में जुट गई थी। कई भैंसों की शिनाख्त परेड तक करा दी गई थी। इत्तेफाक देखिए, जिस पार्टी से महेंद्र प्रसाद आते हैं, उसी JDU ने मंत्री आजम खान की भैंस ढूंढने में पूरी यूपी पुलिस के जुटने को गलत बताया था। उसी JDU के सांसद को जब पता लगा कि उनके पेड़ से कटहल चोरी की हिमाकत हुई है तो उन्हें गुस्सा आ गया। अब पुलिस माननीय सांसद के कटहल को ढूंढने के लिए घटनास्थल से लिए गए फिंगर और फुटप्रिंट की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही घर के सिक्योरिटी गार्ड
नौकर और ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस को सांसद के 2 कटहल की फिक्र है। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो चोर को पकड़ने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को भी तैयार है। लेकिन ये बर्ताव आम आदमी के साथ क्यों नहीं है? जहां कई बार बड़ी से बड़ी घटना की एफआईआर कोर्ट के दखल के बाद लिखी जाती है, जहां आम आदमी को कई बार थाने से भगा दिया जाता है। जहां औसतन रोज 14 बच्चे लापता होते हैं, जहां शहरी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली का दूसरा नंबर है, जहां महानगरों की तुलना में दोगुने मर्डर होते हैं, जहां रेप और यौन उत्पीड़न के केस में दिल्ली अव्वल है, वहां क्या पुलिस का ये बर्ताव शर्मनाक नहीं है? और क्या ये घटना इस बात का अलार्म नहीं है कि पुलिस को रसूखदारों की बजाय आम लोगों के प्रति भी कुछ इसी तरह का जवाबदेह होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महंगाई की एक और मार झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बढ़े हुए रेल किराए का झटका देने के लिए मोदी सरकार ने बजट तक का इंतजार भी नहीं किया। जी हां, रेल का किराया बढ़ गया है, वो भी 5 या 10% नहीं, पूरे 14%। माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी खाने पीने की चीजों के साथ ही सीमेंट से लेकर स्टील तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। अच्छे दिन प्रधानमंत्री जी, अच्छे दिनों का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन आखिर अच्छे दिन किसके आएंगे? आम लोगों के या फिर महंगाई के? क्यों केंद्र की नई नवेली सरकार ने लोगों को पहला तोहफा दिया है, महंगे रेल किराए का। रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही रेलवे ने माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी भी कर दी। रेलवे के बढ़े हुए किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी शामिल है। I have withdrawn the order of withholding the fare and freight revision done by the previous government. Today I signed that order. It will come into effect on 25th because the officers require another 2-3 days time to implement it. कहा यह भी जा रहा है कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कड़वी गोली की बात की थी, उसी प्लान के तहत सरकार ने ये कदम उठाया है। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेल सेवाओं में सुधार देखने को मिले। लेकिन इतना तो तय है कि पहले से ही महंगाई के बोझ के तले दबे आम आदमी के लिए रेल किराए में भारी बढ़ोतरी जोर के झटके की तरह है, क्योंकि यात्री किराया बढ़ने से मुश्किल तो बढ़ेगी ही, साथ ही माल भाड़ा महंगा हो जाने की वजह से खाने पीने के जरूरी सामान के अलावा सीमेंट, स्टील जैसी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। If the railway freight and railway fare increases at such a stupendous rate, then there will be a disaster in the economy. सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के रेल भाड़ा बढ़ा के। लेकिन दिक्कत बस इतनी भर नहीं है। इराक में जारी संकट के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है। ऐसे में हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दिल्ली के लोगों पर तो महंगाई का ट्रिपल अटैक हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं। डीईआरसी की सेक्रेटरी जयश्री रघुरमन ने दाम बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा है कि कोयले का दाम बढ़ने से बिजली उत्पादन महंगा हुआ है। हालांकि उन्होंने लोगों से पावर टैरिफ पर उनका सुझाव भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेल किराया बढ़ने की खबर के बाद आप लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जबकि सरकार कह रही है कि महंगाई कम करने के लिए, महंगाई तो और बढ़ेगी इससे। उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यह आवश्यक समझा होगा, जब ऐसा किया होगा, सुविधाएं अच्छी देने के लिए उसी के तहत इस तरीके का कोई कदम उठाया होगा। जब कोई चीजें आवश्यक होती है तो उसी तरीके से काम करना पड़ता है। बहुत बड़ा झटका है। आगे महंगाई कम है क्या? आगे आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा महंगा है ये। गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेगा इसको, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करेगा और बहुत महंगा है। ये बीजेपी सरकार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
I think since independence there is no such hike has been happened till date regarding freight is concerned. If the fares increase and if we get such service, I believe there is no problem with that. And India is currently running a huge budget deficit. If there is no increase in fares, I believe that we won't be able to make up the deficit. नहीं, उम्मीद तो है, उम्मीद बिल्कुल है, आशा है। ये भाई जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा तो आप कहाँ से फाउंडेशन मकान बनाएंगे? मकान बनाना चाहते हो, पैसा चाहिए ना पहले, गड्ढा खोदने के लिए भी। किराया बढ़ना तो जरूरी था रेल का, बाकी जितने ट्रांसपोर्ट थे उसकी तुलना में रेल की किराया उतनी उसमें से बढ़ी नहीं थी, बहुत कई विगत सालों से बढ़ी नहीं थी। ये बढ़ना जरूरी था, लेकिन अब सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा कि सुविधाएं भी ठीक ठाक हो। एक साल में 2 बार बढ़ रहा है, ये तो गलत बात हो रहा है। हम लोग को लिए गलत है, एसी बढ़ाइए, जो वीआईपी आदमी है उनको लिए बढ़ाइए। ये मोदी सरकार का ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। ये हर 1 साल में 2 बार किराया बढ़ रहा है। किराया समय के अनुसार जो बढ़ रहा है ये माने तो रखता है, लेकिन इसके साथ साथ पंक्चुअलिटी और सेफ्टी ये सबसे बड़ी जरूरी है रेल में। ईंधन की कमी से जूझ रही पावर कंपनियों को पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भरोसा दिया है कि किसी भी हाल में उन्हें कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि कम से कम 60% कोयला कोल इंडिया से मुहैया कराया जाएगा। पावर मिनिस्टर ने कहा कि कोल लिंकेज पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पावर प्रोजेक्ट के लिए आईएमजी का भी गठन किया जाएगा। साथ ही कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतों को दूर करने पर भी जोर होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से बात की जाएगी। We have discussed generating issues, we have discussed fuel supply issues, we have discussed transmission issues, we have discussed certain distribution issues, and finally at the end we have talked about ease of doing business. And some very valuable suggestions have come, for which we have decided that for all these sectors we could possibly constitute an interministerial group which will work cutting across all the ministries to find solutions with the end purpose of making it easier to implement and complete projects, as well as reach power to the consumer at the lowest possible tariff in a more assured fashion. And in principle, a decision has been taken to request the Coal India Board to allow companies which have already come into operation and started or are in an ability to generate power to be given some sort of linkage without recourse, since there is not enough coal in the system as yet, but initially without recourse to Coal India, to expand the availability of coal at least to 50 or 60% of their annual requirements to all power companies in the state sector or private sector who have the ability to generate additional power. केंद्र सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक हर राज्य में एम्स खोलने के वादे पर काम करना शुरू कर दिया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और उनसे एम्स के लिए 2 या 3 जगह बताने को कहा है। मेट्रो संगम में इतना ही। नमस्कार।